रिकॉर्ड हो रही है। इतने पोर्शन में मैं जो भी लिखूंगा इतने में वो नहीं आएगा, इसमें मुझे कुछ नहीं लिखना। चलो भाई, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसी खुशी में हेडिंग डालो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सर उससे पहले एक डाउट। क्यों तुम नजर लगा रहे हो? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, चलो पूछो, अच्छा डाउट पूछो फटाफट। तो मैंने व्हाट्सएप पर वो भेजा था कि जो वेव कोहेरेंट नहीं होती वो इनकोहेरेंट होती है। हाँ जी, अच्छा डाउट था। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। अगर एक सोर्स की लाइट दो हिस्से में तोड़ते हैं, एक S1 और एक S2, तो ये दोनों लाइट वेव्स कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्सेज। कैसे सोर्स है ये दोनों? कोहेरेंट सोर्सेज, यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। जिस जगह पर एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। इस पॉइंट पे क्या रहेगा? हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा, अनलेस मैं कुछ छेड़छाड़ करूं। ओके, एक जगह पर जहां पर मिनिमा आ गया वहां पर हमेशा मिनिमा रहेगा, फर्स्ट मिनिमा, इस तरह से, ठीक है। फिर जहां वापस से इंटेंसिटी इंक्रीज हुई वहां पर फिर से फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। मैंने क्या बताया था? सेंट्रल मैक्सिमा को जीरोथ मैक्सिमा बोलते हैं बच्चों, इसकी काउंट नहीं होती कोई। इस तरह से इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है। जिस जगह पे एक बार मैक्सिमा वहां सब जगह मैक्सिमा। अगर दोनों की इंटेंसिटी बच्चों सेम है, I0 और I0, तो मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कितनी होती है? 4I0। मिनिमा पर 0, मैक्सिमा पर 4I0, मिनिमा पर 0। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब अगर ये दोनों कैसे हैं? इनकोहेरेंट सोर्सेज है। इनकोहेरेंट मतलब इनके बीच फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इस बात को समझना कि वो फेज डिफरेंस एक सेकंड में 500,000 बार चेंज होगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मतलब 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। उस केस में एक ही सेकंड में अगर ये दोनों सोर्सेज, मतलब S1 के लिए हमने एक नया बल्ब लगाया है, बताया था मैंने, दो डिफरेंट बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। S बल्ब के लिए एक नया बल्ब है और S2 के लिए एक अलग बल्ब है। तो उस केस में ये कैसे सोर्सेज हो गए? इनकोहेरेंट सोर्सेज। ओके, कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट सोर्सेज में आपस में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यानी एक पॉइंट पर अभी मैक्सिमा बनेगा, थोड़ी देर बाद मिनिमा बनेगा, थोड़ी देर बाद इंटेंसिटी I0 होगी, फिर 2I0 होगी, फिर 3I0 होगी, फिर 4I0 होगी, और बीच में 0 भी हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर सारी इंटेंसिटीज आएंगी, मैक्सिमा से लेके मिनिमा तक की। तो उस केस में कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा। सब जगह पर कितनी इंटेंसिटी होगी? एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी मतलब इसकी I0 थी, इसकी I0 थी, तो सब जगह पर इंटेंसिटी बराबर होगी। बराबर मतलब इस केस में 2I0 होगी, सब जगह पर 2I0। अगर इनमें से एक की इंटेंसिटी I1 है और दूसरे की I2 है, जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो था I net is equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। अगर इंटेंसिटी सेम हो जाती है, I1 और I2 क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, जैसा कि इस केस में, तो ये फॉर्मूला बदल जाता है 2I0 1 प्लस cos phi में। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आने लग गई है? अगर अलग अलग इंटेंसिटी है तो ये फॉर्मूला है, सेम इंटेंसिटी है तो ये फॉर्मूला है। पहली क्लास में ये काफी जोर देके समझाया था वैसे मैंने। यस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 4I0 मैक्सिमम पर। मिनिमम कितनी जाएगी? 0 पर। बीच की सारी वैल्यूज भी पॉसिबल है। I0 भी होगा कहीं पर, 2I0 भी होगा कहीं पर, 3I0 भी होगा कहीं पर, 4I0 भी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आएगी, थोड़ी सी मैथ्स लगा के। मैथ्स क्या लगाओगे? तो cos phi को 1 पुट कर देना मैक्सिमम, तो आएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और इसकी मिनिमम आएगी जब cos phi -1 हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और बाकी बीच की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो जब ये सब कब होगा? जब ये कैसे सोर्सेज है? कोहेरेंट सोर्सेज है। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज है
तो I नॉट के केस में यहां पर इंटेंसिटी कितनी आएगी? 2I नॉट। और I1 I2 के केस में यहां पर इंटेंसिटी कितनी आएगी? I1 प्लस I2। मतलब एक के ऊपर एक दोनों एनर्जी सब जगह गिर जाएगी और उनका नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। कोहेरेंट सोर्सेज के केस में पैटर्न बनेगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज के केस में कोई पैटर्न नहीं बनेगा। सब जगह पर एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाई देगी, जो कि नॉर्मली होता है। अगर एक रूम में 3 बल्ब जल रखे हैं तो कहीं पर अंधेरा दिखाई दिया तुम्हें आज तक? नहीं ना। कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, कब होगा वो? एक बल्ब के आगे 2 स्लिट्स लगाओ, उनमें से जो लाइट जा रही है तब उस पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये सिंगल स्लिट नहीं है बच्चों, ये वाईडीएसई में ही डाउट पूछ लिया था इसने। नैनी, तुमने वाईडीएसई वाली पहली क्लास अटेंड की थी? नानी गई। क्या करेंगे इस काम? चलो भाई लिख लो इसको। ठीक है, फिर फटाफट सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ाता हूं। लिख लिया? ओके। और क्या चाहिए मुझे? देखो बच्चों, जो हाइजेंस प्रिंसिपल था, जो मैंने बताया था पहली क्लास में, इंट्रो वाली क्लास में, कि हाइजन ने कुछ खतरनाक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो लाइट वेव है वो कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव की तरह है, जो मीडियम में फ्लो करती है। तो लोगों ने बोल दिया था कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो सन से अर्थ तक कैसे आती है? रास्ते में तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोल दिया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ईथर एक सब्सटेंस है जो बहुत लाइट है, जो दिखाई नहीं देता, फील नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो। तो उन्होंने बोला था कि जो लाइट वेव है वो कैसे क्रिएट होती है? जो मेन सोर्स होता है उससे जो वेव्स निकलती है उनमें ये वेव फ्रंट्स होते हैं। वेव फ्रंट्स मतलब जैसे वाटर वेव में पानी गिराते हैं ना, पानी के अंदर एक कंकड़ गिराओ तो जो ऐसे वेव फ्रंट्स बनती है बाहर की तरफ, वेव फ्रंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जहां पर सारी की सारे वेव सेम फेज में। ये वो पॉइंट्स है जहां पर यहां से वेव जो निकली वो एक साथ इन पॉइंट्स पे पहुंची। तो हाइजेंस सेट की लाइट का प्रोपोगेशन बहुत अलग सा होता है। पहले लाइट यहां से यहां पर पहुंची तो ये सारे पॉइंट्स इल्यूमिनेट हुए, तो ये अपने खुद के वेव फ्रंट्स बनाते हैं। मतलब एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स इन इटसेल्फ। लाइट कैसे आगे जाती है? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ, उससे आगे लाइट, फिर नई लाइट बनी, फिर उनसे आगे वाले पॉइंट हुए। कुल मिला के इनकी थ्योरी काफी खतरनाक सी थी। तो इस तरह से लाइट प्रोपोगेट होती है। ठीक है, हाइजेन प्रिंसिपल क्या था? एवरी पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही था, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नहीं था। सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। हर पॉइंट अपने आगे खुद की लाइट ही प्रोपेल करता है। इस तरह से डिस्टर्बेंस, लाइट का डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। तो ये था हाइजेंस प्रिंसिपल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा? इनकी क्या गलती थी? गलती ये थी कि लाइट वाज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो किससे डिस्प्रूव हुई? वो बाद में डिस्प्रूव हुई बाय पोलराइजेशन का फिनोमेना, जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बाद एंड में पढ़ाऊंगा। ये डिस्प्रूव हुआ बाय पोलराइजेशन। थ्योरेटिकल के लिए लिख लेना इसको। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव फ्रंट्स, या बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, एक ही बात। तो हर पॉइंट वेव फ्रंट पे खुद अपनी लाइट आगे बढ़ाता है। तो पहली बात तो किसी ने मजाक में बोल दिया कि भैया अगर हर पॉइंट सोर्स है तो फिर लाइट पीछे भी जानी चाहिए, तो आगे जाते जाते सडनली पीछे जाने लग जानी चाहिए। तो इस सब का आई डोंट थिंक कुछ खास रीजन उन्होंने दिया। एनीवे, ये उनकी थ्योरी थी, ये और ये हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? उस टाइम की सारी थ्योरीज 100% करेक्ट नहीं होती थी। तुमको प्लम पुडिंग मॉडल तो पता ही होगा, केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो उस टाइम की थ्योरीज कई गलत भी जाती थी। एनीवे, इसमें कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें गलत थी। मोस्टली ये थ्योरी उस टाइम पे लोगों को लगा कि ये गलत सी है। इसमें एक तो ये वाली चीज लोगों के नहीं समझ में आ रही थी, और ये वेव फ्रंट वाली चीज में भी कई सारे पंगे थे। पर हाँ, इनकी थ्योरी से इन्होंने क्या सही एक्सप्लेन किया था? ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमिना इन्होंने बड़े सही अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किए थे। कैसे एक्सप्लेन किए थे शायद ही कोई तुमसे पूछेगा।
मैंने जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो पाथ क्यों टेढ़ा होता है उसका, ये समझाया था रोड, कार और रोड वाले एग्जांपल से। यस सर। वो एक्चुअली इनकी थ्योरी से आया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन डू सम रिसर्च इन दिस, कैसे किया था इन्होंने, ठीक है। वो जो एग्जांपल था वो एक्चुअली इस वाली थ्योरी से था। कार का एक टायर स्लो हो जाता है, दूसरा फास्ट चलता रहता है तो मुड़ जाती है, वो एक्चुअली हाँ वो इस वाली थ्योरी से आया था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ के, कौन से पॉइंट्स जो एलिमिनेट हुए, क्या जो पॉइंट्स एलिमिनेट हुए वो कहाँ के हैं? वो एक्चुअली ईथर के है ना। हाँ अच्छा, अब ना ईथर मिला ना पॉइंट्स मिले, वही तो दिक्कत, ठीक है। पूरी अपनी ही उनकी सोच थी, भयंकर सोच थी, ओके। तो एनीवे मेन बात ये है, इसका हम खूब मजाक उड़ा सकते हैं थ्योरी का, लेकिन फिर चोट हुई कि इनके दो स्टूडेंट्स थे, फ्रेशनल और फ्रॉनहोफर। तो 40-50 साल इनकी थ्योरी, कुछ डिफरेंस बाद 20-25 साल के डिफरेंस के बाद आई थिंक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक सिंगल स्लिट लगाई और उसके पीछे एक लाइट लगाई। सोचो पहले कितने बड़े बड़े प्राइज इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए मिल जाते थे। यहाँ एक सोर्स है, यहाँ एक स्लिट है। स्लिट बच्चों में 2D में दिखा रहा हूं, स्लिट का मतलब एक्चुअल में ऐसी होगी, ठीक है। एक कार्डबोर्ड के अंदर एक आपने पीस कट कर रखा है, इस तरह से स्लिट होगी, ठीक है। तो 2D में हाँ अपन 2D में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्लिट है, तो यहां सोर्स रखा। तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर सामने मैंने एक स्क्रीन रखी तो उस स्क्रीन का इतना पोर्शन एल्यूमिनेट होना चाहिए या नहीं? इतने पोर्शन पे लाइट आनी चाहिए। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तब तक सबको क्लियर था ये बात, भाई उसकी पार्टिकल मानो या वेव मानो, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो पक्का था, ठीक है। फिर क्या हुआ? सेम मीडियम है बच्चों, यहां पर इधर भी एयर है इधर भी एयर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, पाथ चेंज नहीं हो रहा। पर फिर भी फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर, दो नाम थे, फ्रेशनल एंड फ्रॉनहोफर। स्पेलिंग तो ऑफकोर्स गलत होगी, ये तो सही है। इन्होंने ये पाया कि भाई ये वाला एरिया भी एल्यूमिनेट हो रहा है, ये वाला एरिया भी एल्यूमिनेटेड है। समझ में आ रही है बात? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर ये वाला एरिया एल्यूमिनेट कैसे हो गया? तो इनके स्टूडेंट्स तुरंत आगे आए, बोले हमारे गुरुजी ने बोला था कि ये जो है एवरी पॉइंट इज अ सोर्स इन इटसेल्फ, ये सारे पॉइंट सोर्स हैं। तो इसने जो लाइट बनाई वो चली गई बाहर। समझ में आई बात? इसने जो लाइट बनाई वो चली गई बाहर। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इन्होंने हाइजेंस थ्योरी का पहला पॉइंट प्रूव कर दिया कि इट इज वो वाला दूसरा पॉइंट, कौन सा? कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज टेक्निकली अ सोर्स इन इटसेल्फ। आ रही बात समझ में? यस सर। और उन्होंने ये बोला, बच्चों ये पूरा मैंने ऑलमोस्ट फिल कर दिया, यहाँ पर गैप है, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर गैप है। तो इन्होंने 4 ही सोर्स बना रहा हूं, एक्चुअली बहुत सारे आएंगे, एक छोटी सी स्लिट में भी हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज बना सकता हूं, मैंने 4 ही बना के दिखाया। तो ये जो फिनोमिना आया, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड क्लोज अपर्चर, अपर्चर मतलब ये जो छेद है, ये बहुत इसका जो साइज है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड क्लोज अपर्चर एंड क्लोज पार्टिकल्स, उसको नाम दिया गया क्या? डिफ्रैक्शन। बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटी स्लिट्स के थ्रू लाइट का पाथ थोड़ा सा कर्व हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इस प्रोसेस को बोला गया डिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? अभी हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 सोर्सेज लिए थे, उनकी वजह से पैटर्न बना था। अब यहां तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं 4 बना रहा हूं, 8, 10, 50 भी बना सकता हूं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होगा? फिर एक नया पैटर्न बनेगा सामने, और उस पैटर्न की बात करने के लिए हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है। आई बात समझ में? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस ऑफ Huygens principle that every point on the wavefront of a light is a source in itself. आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसको चलो फिगर बना लो, हालांकि हमें दूसरी फिगर बनानी पड़ेगी, और मैं 1 सेकंड आता हूं, मैं नया मार्कर लेके, जरा इसको ड्रॉ करो। हाँ भाई खड़ा हूं इसको ना। अरे भाई 2-3 बार फिगर बनाना पड़ेगा इसमें अपने को। एक बार तो मुझे यही बताना पड़ेगा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखता कैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे वो है सोर्सेज, पर स्लिट एक ही है, एक ही स्लिट है, और इस स्लिट की गैप अपने को d माननी है, ठीक है। और इससे स्क्रीन की डिस्टेंस l, सारे अननोन वो सारे वेरिएबल्स हम सेम रखेंगे,
ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया मेन सोर्स S, और इसकी वजह से जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा तो ऑलमोस्ट वैसा ही YDSE वाला, लेकिन एक मेन डिफरेंस ये होगा कि इसमें इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद अगले मैक्सिमा की कम हो जाएगी, और अगले मैक्सिमा की डिस्टेंस या बोले तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। इस तरह से जैसे इससे दूर जाएंगे मैक्सिमास की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अरे आई कुडंट हैव डन, है ना? क्या समझ में आया तुमको? इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी और उसकी विड्थ भी बच्चों डबल रहेगी। इसकी बीटा फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल विल बी ट्वाइस द बीटा ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, ये इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा है, इसकी विड्थ भी डबल है। उसके बाद वाले सब सेकेंडरी है और उनकी विड्थ भी। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ओके, क्यों होगा अभी थोड़ी देर में फिगर आउट करते हैं, पर पहले क्या होगा ये क्लियर कर लो। ओके, इसको ड्रॉ कर लो और वैल्यूज बता दूं अभी के अभी। वैल्यू बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमने YDSE में निकाली, फ्रिंज विड्थ YDSE में कितनी थी? लैम्डा L बाई D। ओके, तो यहां पर फ्रिंज विड्थ सेकेंडरी वाले की उतनी रहेगी, प्राइमरी वाले की हो जाएगी 2 लैम्डा L बाई। ओके, रिमेंबर दिस इज ऑन एन अप्रोक्सीमेशन कि वो जो एंगल्स थे वो बहुत छोटे हैं। ये सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं। अगर क्वेश्चन में इसके एंगल की वैल्यू बड़ी दी हुई है तो अपन अप्रोक्सीमेशन नहीं मारेंगे, उस केस में हम साइन थीटा की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, जो कि अभी बता रहा हूं। ठीक है, पहले अंडर दी अप्रोक्सीमेशन कि थीटा इज स्मॉल, ये फॉर्मूले वर्क कर जाएंगे। पहले फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि मैं डेरिवेशन फिर कराऊंगा तो गंदगी फैल जाएगी यहां पर। ये जो फ्रिंज विड्थ है, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या होता है सिंबल? ओमेगा या ओम। एंगुलर, आपने वो बीटा के साथ क्या लिखा जो ऊपर वाला लिखा हुआ? सेकेंडरी। अच्छा, वो ये जो नीचे लिखा था वही। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय L, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो फ्रिंज विड्थ बाय L क्या हो जाएगा? सेंट्रल का एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा, डेल्टा थीटा लिख दूं, सेंट्रल का एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा कितना? बीटा बाय L, 2 लैम्डा बाय D, और इसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा लैम्डा बाय D। मतलब मैं इन सब के प्रूफ बताऊंगा, पर दिस इज अ चैप्टर जो आपको याद ही करना पड़ेगा। यू विल नेवर हैव टाइम टू गो इनटू दिस। तो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ सेकेंडरी के डबल होगी कैसे? हाँ, वो बता दो, लिख लो, इसको खत्म कर दो। हटाओ। यस सर। नो सर 2 मिनट। क्यों लिखा नहीं मैंने? टाइप कर रहे हैं। अरे हम 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 परमानेंट रख ले क्लास। 4-5 दिन में भी बहुत कवर हो जाएगा तेजी से। 11 पीरियड लोगों की दिक्कत है। अरे अगर डेली आओगे ना तो बहुत तेजी से कवर करा दूंगा मैं। इस पर तो मेरा हाथ बहुत सही चल रहा है। हटाओ इसको। यस सर। नहीं, तुम जागना शुरू कर दो रात में भूतों के जैसे, क्योंकि ना सिलेबस हमारा हुआ नहीं है पिछले 1 महीने में, कुछ भी आगे नहीं खिसके हम। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा उसमें। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अरे नैनी, तुम दिल्ली शिफ्ट होने वाली थी ना, आ जाओ ना, या बैचेस चल रहे इतने सारे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, हाँ भाई। अब सुनना ध्यान से, ये ऐसा टॉपिक है जो एज ए स्टूडेंट मेरे को नहीं समझ में आया, तो तुम अपने आप समझ जाओ कि टफनेस कितनी भयंकर होगी इसमें। एज ए स्टूडेंट शायद एक यही चैप्टर है जिसके मुझे प्रूफ समझ में ही नहीं आए, इसका मतलब, और फॉर्मूले याद नहीं हुए, तो मैं इसको छोड़ के गया था जेईई मेंस में, वो एडवांस में भी मैं इसको छोड़ के गया था। अब सुनना ध्यान से कि इसमें हो क्या रहा है। ये वाला जो वेव फ्रंट पहुंचा, इस पे बड़े सारे सोर्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बना पाया मैं। तो मान लेना 50 सोर्सेज है यहां से यहां तक, ठीक है, 50 सोर्सेज है। अब जो मिड पॉइंट था वहां पर तो सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। वहां पर क्या बन गया? मैक्सिमा। समझ में आती है बात? मिड पॉइंट के लिए सबकी लाइन बनाऊंगा तो कितना इजी हो जाएगा कि सबका मिड पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो गई। फिर लोगों ने बोला कि वो ढूंढो, मिनिमा ढूंढो कहां पर होगा।
तो किसी ने बोला कि मिनिमा फर्स्ट वहां पर होगा जहां पर इन सब की लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर दे। अब 100 सोर्सेज है और हम बोल रहे हैं कि इन सब की लाइट यहां पर कैंसिल हो जाए। तो किसी ने आइडिया दिया कि एक काम करो, 100 पता है कब कैंसिल होंगे? पहले और आखिरी वाले की बात मत करो, फर्स्ट और लास्ट की बात मत करो, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ और फर्स्ट ऑफ द सेकेंड हाफ की बात करो। मतलब इस पॉइंट पर लाइट कहां से, मान लो बच्चे 100 है ये यहां से यहां तक, तो फर्स्ट वन और 51st वन की बात करो। कोई बताएगा मुझे कि पहला और 51वां का क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जहां पर पहला और 51वां कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे को, वहां पर दूसरा सोर्स और 52वां सोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। ये बात समझ में आती है? यस सर। क्योंकि पहला और, अरे यार ये 8 बनाए हुए, ये 8 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 8 दिख रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि अगर पहले ने और 5वें ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो दूसरा और छठे के बीच भी लगभग उतना ही गैप है, तीसरे और 7वें के बीच भी उतना ही गैप है, चौथे और 8वें के बीच भी उतना ही गैप है। तो अगर पहला और 5वां एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी सब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इतनी चीज मेरे समझ में नहीं आई बात समझ में? तो बाकी सब भी कैसे हो गया यार ये वाली डिस्टेंस लगभग बराबर है, एंगल लगभग बराबर होगा। अब ऐसे समझना, पहला और आखिरी वाले को अगर मैं बोलता कि फर्स्ट और लास्ट वाला अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो दूसरे और 98 वाले के बीच उनसे कब गैप होगा? तीसरे और 97 वाले के बीच और कम गैप होगा, और 49 और 51 वाले के बीच तो कोई गैप ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? यस। ये पंगा है कि हम फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट और मिड वाले को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट और मिड वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया किसी पॉइंट पे, तो सेकंड ऑफ आफ्टर मिड वाला भी एक दूसरे को वहां पे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। ये चीज थी। मैंने तूने वाईडीएससी वाली क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी? इसकी तो अच्छा साउंड भी तो नहीं चलती है। हाँ, तो फिर तो ये वैसी तुम्हें फ्रेंच दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वो वीडियो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना। अब रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ है, दोनों रिकॉर्डिंग एक के बाद एक देखना, होपफुली समझ में आएगा। जब दो सोर्स से लाइट आती है, एक सोर्स और दूसरे सोर्स के बीच थोड़ा सा पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, डेल्टा एक्स बोलते हैं। एक सोर्स की लाइट दूसरे सोर्स से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस चली, और जब दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस होता है, एक ऐसी और एक ऐसी, तो जब एक पॉइंट पर इन दोनों की लाइट पहुंचती है तो वो सेम फेज में नहीं होती। इसका कुछ ऐसा है और इसका कुछ, ये दोनों वेव्स बच्चों जब इस स्क्रीन पर पहुंच रही हैं तो वो डिफरेंट फेज में है। किसमें है? डिफरेंट फेज। देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन देम, और वो फेज डिफरेंस डिसाइड करता है कि अगर इनकी इंटेंसिटी I0 और I0 है तो इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी दिखाई देगी। ये पार्ट दिख रहा है ना सबको, ठीक है? इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी दिखाई देगी, और वही मैंने सिखाया था वाईडीएससी में कि वो इंटेंसिटी आती है 2I0 1 प्लस cos फाई, और फाई किस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस है। इतना पार्ट डिफरेंस है बच्चा, डेल्टा है। अगर ये डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर हो जाता, अगर डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाता? लैम्डा के बराबर, तो इन वेव्स में फेज डिफरेंस 360 डिग्री का होता। फिर से बता रहा हूं, लिटरली पूरी थ्योरी फिर से बता रहा हूं, तुम लोग भी सुन लेना, ठीक है? एक वेव खुद को रिपीट करती है एक वेवलेंथ के बाद, लैम्डा के बाद, और एक साइन का फंक्शन खुद को रिपीट करता है 360 डिग्री के बाद, यानी 2 पाई रेडियन के बाद। तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस, एक वेव में लैम्डा से आगे पीछे जाओगे, 2 पाई के फेज डिफरेंस को कॉज करता है। इज दैट क्लियर? तो 1 का कितना करेगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस की वजह से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, आई बात सबको समझ में? सबको ही समझ में आ गई होगी। दिस इज वेरी गुड, व्हाइट बोर्ड इज अमेजिंग, ठीक है? इसका तो आधा भी नहीं पढ़ा रहा था मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हें भी लग रहा है डिफरेंस है? तुम्हें जरा साफ नहीं दिख रहा? हेलो एनीवन? सर दिख रहा है ना? वो देखो, ये स्फेरिकल एबरेशन होता है, लेंस का
कर्व शेप की वजह से साइड वाली चीजों पे फोकस अच्छा नहीं आता, सामने फोकस अच्छा आता है। ठीक है, अब ये चीज मुझे नहीं पता थी, अदरवाइज मैं और बड़ा कैमरा लेता, मुझे तब नहीं लग रहा था कि मैं इसका क्लास लूंगा घर से हो। एनीवे चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया। अब सुनना नहीं, ये दो जो सोर्सेज है, फर्स्ट और मिड पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट, ठीक है, इनके बीच पाथ डिफरेंस हमने एक्चुअली दो सोर्सेज के बीच पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था, अगर उनका गैप पता है हमको। हाँ, इस पूरी स्लिट का गैप विड्थ लेते हैं d, तो इन दोनों के बीच बच्चों गैप कितना होगा, d/2। समझ में आती है बात। और ये हमने लास्ट उसमें ही प्रूव किया था कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला। और डेल्टा x जो है वो आता है, उसमें आता था बच्चों d sin थीटा, क्योंकि हम दोनों स्लिट्स के बीच का पाथ डिफरेंस निकालते थे। इसमें आएगा d/2 sin थीटा। क्या ये समझ में आया? क्योंकि हम पहले और आखिरी के बीच में नहीं निकाल रहे पाथ डिफरेंस, हम पहले और मिड वाले के बीच में पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। इस दैट आई थिंक आ गई बात। ठीक है, तो डेल्टा x आया d/2 sin थीटा। अब बताओ बच्चों, मिनिमा कहां पर आएगा, जहां पर इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, λ/4 फर्स्ट मिनिमा कितना हो जाए, λ/2। λ/2 कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, पाई का। डेल्टा x को λ/2 डालो, कितने का फेज डिफरेंस, पाई यानी cos पाई होता है -1, सब कट जाएगा, जीरो आएगी इंटेंसिटी। समझ में आई बात? ओके एवरीवन? यस सर। पक्का? ओके, सो फॉर फर्स्ट मिनिमा अगर पहला सोर्स पांचवें सोर्स को कैंसिल कर दिया तो सेम डिस्टेंस है दूसरे और छठे के बीच, और ट्राइंगल बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट सेम ट्राइंगल उनका बनेगा। ठीक है, अगर पहले ने पांचवे को कैंसिल आउट करा दिया तो दूसरा वाला छठे को कैंसिल आउट करा देगा, और यहां पर सारे सोर्स कट जाएंगे और क्या दिख जाएगा, मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आई d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। सेकेंड मिनिमा की कंडीशन आएगी d sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, और nth मिनिमा की पोजीशन आएगी d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यही आपको याद रखनी है, किसकी, फॉर nth मिनिमा। YDSC में देखोगे तो ये कंडीशन nth मैक्सिमा की थी। वहां पे जब d sin थीटा लैम्डा के बराबर होता था तो दोनों स्लिट्स के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाता था, कंस्ट्रक्टिव हो जाता था। तो इसमें सेंट्रल मैक्सिमा तो सेम जगह रहा, लेकिन फर्स्ट मिनिमा कहां आ गया, जहां पर YDSC में फर्स्ट मैक्सिमा आया था। तो समझ रहे हो बात को, जो सेंट्रल फ्रिंज हो गया वो डबल विड्थ का हो गया। आई बात समझ में या नहीं? पहले तो इसको लिखो फिर समझते हैं। ठीक है, इसको तो हटाओ, ये एक्चुअली मैं पहले पढ़ा चुका हूं, चाहो तो लिख लो, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, अभी भी स्पेस की कमी है। लिख लिया? ओके, ये बच्चों 99% एंगल के टर्म्स में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये सारे मिनिमास की पोजीशन है। ये कौन सा मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, ये कौन सा है, सेकंड मिनिमा। ओके, और अगर कोई पूछे कि फर्स्ट मिनिमा यहाँ है तो और सेकंड मिनिमा कहां पर है, आगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा, यहाँ पर। फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, इन दोनों के मिड पॉइंट पे बच्चों, यहाँ पर। समझ रहे हो? तो फर्स्ट मैक्सिमा होगा d sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा। आया समझ में? फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में होगा क्या, फर्स्ट मैक्स, और मिन लिखूं तो ज्यादा अच्छा, मैक्स। ओके, सेकंड मैक्सिमा की क्या पोजीशन होगी, d sin थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 लैम्डा। ठीक है, थीटा आता जाएगा, सबकी एंगुलर पोजीशन आती जाएगी, इसमें थीटा बड़े बड़े आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड मैक्सिमा की क्या पोजीशन आ जाएगी, d sin थीटा इज इक्वल्स टू 7/2 लैम्डा। हाँ, ये तुम्हें आसानी से याद नहीं रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, तुमको थोड़ा लॉजिक लगाना एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह। थर्ड मैक्सिमा कहां होगा, फोर्थ मैक्सिमा कहां होगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का आएगा, उसके बाद मिनिमा आएगा। याद रखने का कोई शॉर्टकट सोच रहा हूं मैं, तुमने लिख लो पहले, इसको गंदा नहीं करेंगे, साफ सुथरा। सर, हाँ बोलो। सर, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव YDSC में, उसमें पार्ट डिफरेंस जो थी
5/2, 3π/2 और 5π/2 था, ऐसे करके आ रहा था। हाँ तो सर इधर पहला जो मिनिमा है उसका π/2 था और पहला मैक्सिमा का 3π/2। ये जब तक तो अलग अलग देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। मेरे को ये दोनों फिगर एक ही डायग्राम पे बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले लिख लो इसका, मैं दोनों एक साथ ड्रॉ करूंगा और समझा दूंगा। वही तरीका है, वैसे ही मैंने तब भी सीखा था, वैसे ही तुमको अभी समझ। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट गिव इट, जस्ट इसको लिख लो, इसका थ्योरी हटा दो। मैं एक फिगर में YDSC और सिंगल स्लिट दोनों ड्रॉ कर दूंगा और दोनों का ये बना दूंगा। वहीं पर मैं तुम्हें इजीली समझा भी दूंगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो तुम्हें बस ये याद रखना है, ये वाला nth मिनिमा की पोजीशन कहां पर होगी, जहां पर d sin थीटा कितना हो जाए, n लैम्डा। ओके, इससे आपको एंगुलर पोजीशन मिलेगी। अगर आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, y की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, इसको d tan थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा कर सकते हो, और tan थीटा को क्या लिख सकते हो हमेशा, y अपॉन l। तो dy बाई l इज इक्वल्स टू n लैम्डा। आ रही है बात समझ में? y की वैल्यू कितनी आई, n लैम्डा l बाई d, n लैम्डा l बाई d, यानी y की वैल्यू आई n टाइम्स बीटा सेकेंडरी। अब भैया फिर कचरा हो गया तो समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ, पहले मेरे को फॉर्मूला लिखा दे, मैंने हटा दूं इसको। यस सर। हाँ रुको रुको, मैं समझाता हूँ। थोड़ा छोटा फिगर और थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले। YDSC और सिंगल स्लिट में क्या डिफरेंस, YDSC में जो पाथ डिफरेंस होता था वो होता था y हाइट पर डेल्टा x होता था d साइन, जिसका अप्रोक्सीमेशन करके क्या मारा था हमने, d tan, जिसकी वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, dy बाई l। जो नैनी तुमने अटेंड नहीं किया था तो l ये डिस्टेंस थी और tan थीटा को लिखा था y बाई l। ये dy नहीं है, ये y बाई l tan थीटा की वैल्यू है इनटू d है, क्योंकि dy लिखने पे लगता है वो डिफरेंशिएशन वाला dy आ गया, तो वो नहीं। तो डेल्टा x की वैल्यू y हाइट पर कितनी है, y d बाई l। अब समझना ध्यान से, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या कंडीशन है बच्चों, फेज डिफरेंस 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए, डॉट डॉट डॉट। तो मैक्सिमा की कंडीशन अगर फेज डिफरेंस की इतनी है तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन कितनी आएगी, 0 या फिर लैम्डा या फिर 2 लैम्डा, बेसिकली n लैम्डा। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। ओके, ये कहां से आया, ये आया I इज इक्वल्स टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई से। कंडीशन पाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 0, 2 पाई 4 पाई वगैरह। ओके, तो मैक्सिमम पर y की पोजीशन क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू डेल्टा x को बच्चों मनी मन डेल्टा x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू 0, डेल्टा x को लैम्डा पुट करो तो y की वैल्यू आएगी लैम्डा l बाई d, डेल्टा x को 2 लैम्डा पुट करो तो y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा l बाई d, डॉट डॉट डॉट। इसको हमने कहा ये बहुत गंदा दिख रहा है, इसको बोल देते हैं फ्रिंज विड्थ। ये हो गया 2 बीटा, ये हो गया 3 बीटा। मिल गई मैक्सिमास की पोजीशन। दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस होता है या दो मिनिमास के बीच का डिफरेंस होता है, क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। तो अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पता है तो आप कोई सा भी मैक्सिमा काउंट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। बीटा 2 बीटा 3 बीटा, बहुत बढ़िया। अब कोई कंफ्यूज करने के लिए अगर मिनिमास पूछ ले तो मत कैलकुलेट करो मिनिमा, पहले और दूसरे के बीच पहला मिनिमा कहां पर आएगा, बीटा बाई 2 पर। अगला कहां पर आएगा, अरे मैं तो ये भी नहीं लिखता था, मैं तो लिखता था 0.5 बीटा पर, 0 और बीटा के बीच में, फिर बीटा और 2 बीटा के बीच में 1.5 बीटा पर, फिर 2 बीटा और 3 बीटा के बीच में 2.5 बीटा पर। समझ में आ रही है बात या नहीं? अरे तुमसे 50वां मिनिमा तो पूछेंगे नहीं कभी कि फॉर्मूला याद हो, तीसरा चौथा पांचवा वहां तक तो काउंट कर सकते हो ना? ओके, यस सर। बढ़िया। ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर डिसाइड एक ही स्लिट है और डिसाइड क्या करेंगे कि मिनिमा मैक्सिमा कहां पर बनेगा, जहां पर ये वाला और ये वाला सोर्स क्या कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसको और इसको कंपेयर नहीं कर रहे, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको। हैं बाकी सारे भी, ऊपर 3 बना दिए, नीचे भी 3 बना दिए, हैं बहुत सारे, 100-200 है, लेकिन डिसाइड कर रहे हैं पहला और चौथा।
ये बात अच्छे समझ में आ गई सबको? तो पहले और चौथे के बीच सेंट्रल पे तो मैक्सिमा बनना ही था, वो बन गया। अब पहले और चौथे के बीच जो पाथ डिफरेंस है y हाइट पर, वो कितना होगा? डेल्टा x होगा d/2 साइन थीटा। समझ में आई बात? यस सर। d/2 साइन थीटा। इसको ऑफ कोर्स और क्या लिख सकता हूं? d/2 tan थीटा लिख सकता हूं। ऑफ कोर्स और क्या लिख सकता हूं? y d/2l भी लिख सकता हूं। 99% इसी से काम चलना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जहां पर इन दोनों के बीच मिनिमा की क्या कंडीशन है? जहां पर पहले और चौथे के बीच कितना पार्ट डिफरेंस हो जाए? λ/2 या फिर 3 λ/2 डॉट डॉट डॉट, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? d/2 साइन थीटा। तो कंडीशन क्या बनी? d साइन थीटा कितना हो जाए? लैम्डा या 3 लैम्डा, ऐसे नहीं, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो यहीं पे, d/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/2। कंडीशन फॉर मिनिमा आई d साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कौन सा मिनिमा होगा? फर्स्ट मिनिमा। अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? d tan थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। tan थीटा को क्या डाल सकते हैं? y/l इंटू d इज इक्वल्स टू लैम्डा। y की वैल्यू कितनी आई? λ/l/d। बोले ये तो फ्रिंज विड्थ होती थी पिछले वाले में। एक मैक्सिमा से फ्रिंज विड्थ ऊपर गए तो मैक्सिमा की जगह मिनिमा आ गया, तो फ्रिंज विड्थ नीचे भी मिनिमा आ जाएगा या नहीं? यस। तो मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या डबल साइज का बन रहा है? यस। आज बात समझ में? बहुत बड़ी बात है, आगे तो ये आई नहीं। तो सेकेंड मिनिमम की कंडीशन बोले वो d साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा होगी, तो वहां पर y की वैल्यू 2 बीटा आ जाएगी। बोले उसके बाद सब सही है। फिर अगला मिनिमा वापस से बीटा डिस्टेंस बाद ही, फिर अगला वापस से बीटा डिस्टेंस बाद ही। समझ में आ रही है बात है नहीं? अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक चीज और सोची थी तब कि इन दोनों में सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा बाकी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन स्विच हो गई। समझ में आई बात? सेंट्रल मैक्सिमा सेम है पोजीशन पर, बाकी सब मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन स्विच हो गई है। तो स्विच होने से क्या हुआ है कि पहले ये था ऐसा, पहले क्या था कि इससे बीटा हाइट पर क्या मिलता था? दूसरा मैक्सिमा मिलता था। अब इससे बीटा हाइट पर क्या मिल गया? मिनिमा। समझ में आया? यस सर। पहले बीटा हाइट पे क्या मिलता था? दूसरा मैक्सिमा मिलता था। इसमें बीटा हाइट पे क्या मिल गया? मिनिमा, और नीचे भी बीटा मिनिमा मिल गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा टेक्निकली डबल विड्थ का होगा। अब तो आगे होगी बात समझ में, इसके आगे तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है। nth मिनिमा की वैल्यू कैसे निकालनी है? d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, मिनिमा ही निकालना और उनके बीच वाले पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। कोई पूछे पांचवा मैक्सिमा कहाँ है, तो ड्रॉ कर देना ग्राफ। ठीक है, पांचवा मैक्सिमा होगा चौथे और पांचवे मिनिमा के बीच। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को बच्चों जीरोथ मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, उसको काउंट नहीं करते। 1 2 3 लिख लो इसको भी। अरे कौन म्यूजिक सुना रही है? आकाश होगा। कैसे? ढोलक कौन बजा रहा है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा सर। भाई एक बार तो तुमको भी खुद से ये पूरा लिख के ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कितना भी कर लूं, तुमको फॉर्मूले रटेंगे नहीं, खुद से ड्रॉ करोगे तो याद रह जाएगा। सिंगल स्लिट। ओके, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अ पार्ट ऑफ हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, बट लेटर ऑन पोलराइजेशन प्रूव्ड कि ओनली अ पार्ट इज ट्रू, द अदर पार्ट इज रॉन्ग। इट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूड। आई बात समझ में? अब मुझे अभी के अभी सारे प्रेजेंट हो राहुल के अलावा, बताओ नेक्स्ट क्लास कब रखनी, और जो भी टाइम बोलो उस पर सब आना। सर कल रखूं किस टाइम? रात में रख लो सर। 9:30 से क्या? 9:30 से 10:30। भाई मैं तो कह रहा हूं कर लो, सही है टाइम, क्योंकि 9 से पहले तो तुम में से कोई फ्री हो नहीं रहा है। ठीक है, सवेरे भी नहीं है तुम्हारे पास टाइम, स्कूल है सब लोगों का,
अरे सुबह इन लोगों का स्कूल है ना नैनी, यही तो दिक्कत हो रही है, ये नहीं आ रहे ना सवेरे, और तुम भी तो नहीं आती हो, मैं उठ के बैठ जाता हूँ 7:30 बजे। 9:30 से 10:30 तो कर सकते हैं भाई, 10:30 के बाद ही नींद आती है, 10:30 तक कौन सोता है? कोई और टाइमिंग नहीं बैठ रही, तुम्हारी क्लासेस नहीं हो पा रही है बेसिकली, लास्ट मैं बता रहा हूँ। क्या तुम लोग 8 से 9:30 क्लास अटेंड कर सकते हो? तो मैं उस वाले बैच में बच्चों को बोलूं कि मेरे को पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाना है, उनको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, एक वो तरीका है। पर 8 से 9:30 आई डोंट थिंक तुम में से कितने आ पाएंगे। 8 से 9:30 कौन कौन है? सैटरडे में हो पाएगा, बस बाकी टाइम पे हो जाएगा। 8 से 9 तो मेरी हर रोज क्लास ही होती है। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ फंसेगा सवेरे। 9:30 टाइमिंग के हिसाब से बाकी भी एडजस्ट कर रहे हैं क्या 9:30 टाइमिंग के हिसाब से बाकी क्लासेस एडजस्ट पहले कर रहे हैं। तो नैनी आप बताओ, या तो दिल्ली आ जाओ क्लास अटेंड कर लो वैसी वाली, नहीं तो उठने का ट्राई करो, क्योंकि और वरना क्लास ही नहीं हो पा रही है हमारी। मैं कनेक्ट करता हूँ, बेचारा रिदम आता है, आकाश आता है, थोड़ी देर हम बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई करो, अगर डेली 1 घंटा दोगे ना तो लाइक 4-5 दिन में भी बढ़िया खिंच जाएगा, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, एकदम शांति होती है इस टाइम पर, नेट भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है ना, वही तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोई किसी भी और टाइमिंग पे सेट नहीं बैठ रहा है। तो प्लीज ट्राई टू कम एट 9:30 to 10:30 डेली क्या 4 या 5 डेज, अभी सैटरडे संडे को छुट्टी कर देंगे, ठीक है। और इस अब बहुत तेजी से मैं इस पे पढ़ा पाऊंगा, तो वो तो एडवांटेज है, ठीक है। ओके सर, ओके चलो, सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।